ठीक है, तो हम लोगों ने जो एक ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 अल्फा/2 है, और ये 10 अल्फा/2 है, और ये आपके पास 0। और जो ए मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है, और आपको जो 2 प्रूव करना है वो ये करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये कुछ तरीके से ये काम आपको करवाना है। ठीक है, तो ए आपको दिया हुआ है और ये चीज आपको करवानी है। एलएचएस इक्वल टू में क्या करवाना है, आरएचएस। तो एलएचएस बना लेते हैं। एलएचएस तो सिंपल सही है, आई प्लस ए। आई क्या है, 1001, और ए कितना है आपके पास, 0 माइनस 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2, और यहाँ पे 0। ठीक है, और जब आप इनको प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, 1, और यहाँ पर 10 अल्फा/2, और ये आपके पास 10 अल्फा/2, और यहाँ पर 1। ये एलएचएस है। ठीक है, आरएचएस की तरफ थोड़ा सा और गौर करते हैं। आरएचएस कहता है कि आई माइनस ए कराइए, और फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा, और कॉस अल्फा। मतलब इस चीज को 1 - 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 और 1 के इक्वल लेके आना है आपको। अब आई की जगह तो आप वही लिखोगे, 1001। ए को माइनस कराएंगे तो माइनस 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2, और यहाँ पे 0। और फिर आप इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहाँ पर cos अल्फा। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए, कितना आएगा बताइए, 1। 1 में 0 गया 1, माइनस और माइनस प्लस, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10 अल्फा/2, 0 और माइनस 10 अल्फा/2 और 1। इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें किसके साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इनके साथ मल्टीप्लाई कराना है। सही है, अब इस चीज को अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है, और देखो थोड़ा आरएचएस की तरफ गौर करिए, लेके क्या आना है आपको, 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2, यहाँ कहीं पर भी कॉस नहीं है ना साइन है, तो इसका मतलब ये कॉस और साइन नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ तो भी हम tan में कन्वर्ट करके लिखेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, एंगलों में फर्क है, अल्फा की जगह अल्फा/2 चल रहा है, तो इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज। देखो, cos 2 अल्फा है, टेन वाला बताइए, टेन वाला, 1 - 10² अल्फा/2, और 1 + 10² अल्फा/2। ठीक है, कॉस अल्फा को आप ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा होता तो 1 - 10² अल्फा अपॉन में 1 + 10² अल्फा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस अल्फा नहीं है, बल्कि मतलब cos 2 अल्फा नहीं है, बल्कि क्या है, कॉस अल्फा। तो आपको तो एंगल का आधा करना है ना, तो अल्फा/2 लिखेंगे आप। आई बात समझ में, तो यहाँ लिखेंगे आप 1 - 10² अल्फा/2 अपॉन में 1 + 10² अल्फा/2। साइन अल्फा को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 10 अल्फा/2 अपॉन में 1 + 10² अल्फा/2। साइन अल्फा को क्या लिखेंगे दोबारा से, 2 10 अल्फा/2 अपॉन में 1 + 10² अल्फा/2। और कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे आप, 1 - 10² अल्फा/2 अपॉन में 1 + 10² अल्फा/2। मतलब सब कुछ आप 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और अल्फा/2 में। फिर पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो 1 - 10² अल्फा/2 अपॉन में 1 + 10² अल्फा/2। इसको इस वाले से करेंगे, तो 10 अल्फा/2 को जब आप इससे करेंगे
तो ये भी तो टेन अल्फा बाई टू ही है, तो टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू कितना बन जाएगा आपके पास, टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय, फिर ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो वन से किसी भी चीज को करेंगे तो वही रहेगा। और इसको जब इससे करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन क्यूब अल्फा बाय टू। ठीक है भाई, जब आप टेन अल्फा बाय टू से वन को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन तो टेन और टेन अल्फा बाय टू हो जाएगा, और टेन स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, टेन क्यूब अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। अब सेकेंड रो पहला कॉलम, जब आप टेन अल्फा बाय टू से वन को और इसको करेंगे माइनस के साथ, ठीक है, तो आपके पास आएगा कुछ माइनस टेन अल्फा बाय टू, और जो पीछे का माइनस है वो किसका बन जाएगा, प्लस का, टेन क्यूब अल्फा बाय टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और वन से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करिए वही रहता है। फिर इसी तरीके से इसको दूसरे वाले से कितना आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, फिर वन से आप इसको करेंगे तो यही रहेगा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। अब आइए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू है, यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू है, जब आप एलसीएम लेंगे तो यही चीज आएगी पूरे पे, और ये बचेगा आपके पास वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। इधर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस टू टेन अल्फा बाय टू प्लस टेन अल्फा बाय टू और माइनस टेन क्यूब अल्फा बाय। यहाँ पर आपके पास आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाय टू और प्लस टू टेन अल्फा बाय। इधर एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। जो लेके आना है उसको थोड़ा सा गौर करिए, आपको ये चीज लेके आनी है। तो इधर वन है, इधर कॉर्नर में वन है, इधर माइनस टेन अल्फा बाय टू है और इधर प्लस टेन अल्फा बाय टू है। अब इधर वन कैसे आएगा भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों ही टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू है, प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू में से अगर एक टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू चला जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, जो कि एग्जैक्टली आपका नीचे से मैच करेगा, कट कटा के बन जाएगा। इधर भी गौर कर लीजिए, टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू में से, ठीक है, टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू में से अगर एक टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू चला जाता है तो आपके पास एक टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू बचेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके का आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय, और इधर भी क्या बचेगा, ठीक है। ऊपर वाले में गौर कर लेते हैं, यहाँ पे टेन अल्फा बाय टू है, ये प्लस टेन अल्फा बाय टू है, प्लस माइनस माइनस, तो एक माइनस का टेन अल्फा बाय टू और आएगा माइनस टेन क्यूब अल्फा बाय टू भी है, और अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू चल जाएगा। ऐसे ही आप इस तरीके से इधर भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाय टू है, ये प्लस टू टेन अल्फा बाय टू है, तो एक टेन अल्फा बाय टू बचेगा और एक आपके पास बचेगा टेन क्यूब अल्फा बाय टू, नीचे में बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। ये कटकटा के कितना हो गया, वन, ये कटकटा के कितना हो गया, वन। इसमें अगर आप माइनस टेन अल्फा बाय टू कॉमन ले लें बाहर, तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू बचेगा, जो एग्जैक्टली नीचे जैसा,
और अगर इन दोनों में से टेन अल्फा बाय टू बाहर निकालना है तो 1 + 10² अल्फा बाय टू, जो कि एग्जैक्टली नीचे से। अगले स्टेप में वही होने वाला है, यहाँ 1 है, इधर -10 अल्फा बाय टू कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा आपके पास 1 + 10² अल्फा बाय टू, और अपॉन में 1 + 10²। ये कट आ गया आपके पास, खत्म हो गया। यहाँ पे आपके पास 1 है, इधर भी आप 10 अल्फा बाय टू को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 1 + 10² अपॉन में 1 + 10², और ये भी कट आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बचा 1 -10 अल्फा बाय टू, यहाँ पर 10 अल्फा बाय टू, और यहाँ पर 1, जो कि आपका बिल्कुल RHS जैसे, ठीक है। क्वेश्चन में किया कुछ नहीं है, बस सब कुछ साइन कॉस में था, ये वाला, इसको मैं किस में ले गया, 10 में। फिर जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही किया है, सबके एलसीएम सेम है, एलसीएम ले डाले हैं, जहां भी प्लस माइनस हो सकता है वहां कर दिया है। ये सब करने के बाद जो कॉर्नर वाले हैं उनमें तो 1 1 बिल्कुल सेम ही आ गया, कट गया। इनमें बस आपको एक जगह तो -10 अल्फा बाय टू बताना है जो बिल्कुल नीचे जैसा मैच करे, इधर 10 अल्फा बाय टू कॉमन निकालना है, वो भी एग्जैक्टली मैच करेगा, फिर वो भी कट जाएंगे, और आपके पास एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो आपके एलएचएस में। मतलब क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, और इसी वजह से कुछ बच्चे इसको अपना आउट ऑफ रेंज मानते हैं कि हमसे तो होना नहीं है, हमारे बस की नहीं है, ठीक है। तो बट अगर आप ट्राई करेंगे तो यकीन मानो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप इसको वापस देख लेना, कुछ समझ में। और बताइए एक्सरसाइज 3.2 में से अगर कोई भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। मैं देखिए मैंने करवाया था, बाकी आपके हिसाब से है, जो बच्चा जितना पढ़ेगा उसका उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन नंबर आपको 13 छुड़वाया हुआ है, FX वाला। हाँ, cos x sin x वाला वो मैंने छुड़वाया हुआ है, आप बता दीजिए उसको छोड़ के, अगर कोई भी डाउट है तो बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैट्राइसिस 2 दिन लेगा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सही से करके दोगे, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे आपके क्लास की। और बताइए, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। 3.2 एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट है तो बताओ। अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ गया तो तुम्हारी गलती है पूरी पूरी, क्योंकि अब तुम्हारे पास मैथ को छोड़कर और कोई काम भी नहीं है। बताओ, कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। FX है आपके पास क्या, cos x -sin x, यहाँ 0, यहाँ पे sin x है, ये cos x है, ये 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1। आपको इस बात को शो करना है कि FX Fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, ये चीज शो करनी है आपको। भाई FX अगर ये है तो आप खुद बताइए Fy क्या होगा। बिल्कुल x की जगह क्या चल जाएंगे, y चल जाएंगे। और f ऑफ x प्लस y क्या होगा, बिल्कुल x की जगह क्या चल जाएगा, x प्लस वाई। अब आपको ये चीज करवानी है, LHS इक्वल टू में RHS। अब आपको FX इंटू Fy करवाना है, तो आइए करवा देते हैं। FX की जगह चलो डायरेक्ट करवाओ, ठीक है। हाँ, तो ये पहला रो, पहला कॉलम, बताइए क्या लिखूं, cos x cos y -sin x sin y, और 0 0 से, सही है, तो लिख देते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, और 0 0 को तो क्या ही लिखना है, ठीक है। अब पहला रो, दूसरा कॉलम, cos x sin y, माइनस हम आगे लिख देंगे, तो लिख रहे हैं हम माइनस, अबे कितना था, साइन एक्स, साइन एक्स है नहीं, अच्छा cos x, सॉरी सॉरी, cos x sin y। अब भाई दूसरा वाला दूसरे वाले से, माइनस का sin x sin y, और 0 का 0 से। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, कॉस का
0 से, साइन का 0 से, 0 का 1 से, तो मेरे ख्याल से 0 ही आएगा। इतने गट्स रखिए अब कि आप कर पाए मल्टीप्लाई, बिल्कुल ऐसे ही है। आप प्रॉपर्टी लगाएंगे अभी देखिएगा ना। तो अब सेकंड रो पहला कॉलम साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई। इसके बाद हाँ भाई सेकंड रो पहला कॉलम तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और 0 इंटू 0 तो खत्म ही है। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन एक्स साइन वाई, वो भी माइनस के साथ, तो साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 इंटू 0 लास्ट वाला है। इस पूरे को इससे 0 को 0 1 को नहीं सॉरी इस वाले को, तो साइन 0 0 कॉस 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये वाला भी आपके पास क्या आएगा। लास्ट वाला देख रहे हैं थर्ड रो पहला कॉलम 0 को कॉस वाई से करोगे 0, 0 को साइन वाई से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे 0, फिर ऐसे ये सेकंड वाले से ये भी 0 ये भी 0 लास्ट वाला भी 0, लास्ट वाले को कर रहे हैं लास्ट वाले से 0 0 0 0 1 इंटू 1 1, तो ये बनाएगा। अब आप खुद थोड़ा सा देखो, यहां तक अगर आप रोक रहे हैं इसको ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप इसको रोक सकते हैं। ये आपका हुआ LHS। RHS पे पहुंच जाइए। RHS क्या कहता है, ये RHS है, ये RHS। अब आप खुद देखिए ये फॉर्मूले ही तो है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, cos x cos y, हाँ वो कर सकते हैं आप, बस उसमें फिर वो माइनस कॉमन निकाल के वो सब करना पड़ेगा, इसी को एक्सपेंड कर दीजिए वो भी ठीक है। cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, और माइनस है तो वो दोनों को मिलेगा, तो इसका मतलब माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y, और 0 का 0, यहाँ पे sin x प्लस y है, अभी भी फॉर्मूला लिखा है sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, तो cos x प्लस y को हम लोग क्या लिख देंगे, cos x cos y, और माइनस sin x sin y, और ये हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। अब ये चीज एग्जैक्टली आपकी मैच कर रही है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू में RHS। ये दो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े हैं बस, दोनों ही माइनस, ये वाला पीछे ये वाला आगे, माइनस नहीं तो आप आगे पीछे कर लीजिए कोई दिक्कत। ठीक है डन। और बताइए 3.2 में अगर कोई और किसी को इशू है तो इसको बताइए। ये किताब लेके आनी चाहिए ना यार, नहीं है किताब तो प्रॉब्लम इनकी है ना यार, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोज समझाया था मैंने नहीं, ट्रांसपोज देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, तो आगे बढ़ा दो चलिए इन सब चीजों को, ठीक है, पेंडिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, जैसे मान लीजिए 2 3 4 2 1 7, आपको क्या करना है इसका ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 4 2 1 7, मतलब रो को कॉलम बना के कॉलम को रो बना के लिख देना है, ठीक है। कॉलम से ही शुरुआत करिए, पूरे कॉलम को रो में लिख दिया, ऐसे इस कॉलम को रो में लिख दिया, ठीक है। नॉट इक्वल टू वेरीफाई करना है, मतलब LHS करना है RHS करना है, फिर उनकी वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है ये बात शो करनी है। तो ए मैट्रिक्स ये है, ए ट्रांसपोज मैंने आपको करके दिखा दिया, ए ट्रांसपोज को ए डैश से भी डिनोट कर दो, ए टी लिखकर ए डैश लिखकर ऐसे करके डिनोट कर देंगे। ऑर्डर में बिल्कुल चेंज आ जाता है, जैसे मान लीजिए इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो 3 क्रॉस 2 है, इसका लिखूं तो 2 क्रॉस 3, ये है मामला, ठीक है, तो बिल्कुल अलग है उसका ट्रांसपोज में, बिल्कुल ही पलट जाता है मामला। ओके,
ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद ट्रांसपोज में हम देखेंगे कि जो चेंज होता है वो किस हिसाब से वैल्यूज चेंज होती है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स बना देगा। बिल्कुल सही बात है, आप जो घुमाएंगे फिर वापस घुमा देंगे तो वापस से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ए के साथ और फिर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा के इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर। मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा है, जैसे मान लो ट्रांसपोज करके आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर, और अगर आपसे 5A ट्रांसपोज पूछ लेता है कि मतलब 5A का ऐसे ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में आप 5 इंटू A ट्रांसपोज करना है बस आपको, ये इससे ही ये आ जाएगा। मतलब ट्रांसपोज का कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ए ट्रांसपोज दे देगा एक मैट्रिक्स, आपसे इसको पूछेगा। अब ये तो ट्रांसपोज है, अब जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है वो क्या करेंगे, पहले इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे ताकि नॉर्मल बने, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसको घुमाएंगे। जिन बच्चों को ये बात पता है वो क्या कर देंगे, ए ट्रांसपोज तो दिया ही हुआ है, डायरेक्टली उसको 5 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, बात बन जाएगी। ये इस पर बेस्ड है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोज आपके लिए नया है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ए प्लस बी ट्रांसपोज है तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगर ए बी और फिर ट्रांसपोज है तो आप इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सही है ना, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, क्या आप ए बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बताओ। आंसर है नहीं, ये गलत है। कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं होता, मैट्रिक्स सही है, मैट्रिक्सों के मल्टीप्लाई में कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं होता, तो ये अलग चीज देगा, ये अलग चीज। हाँ, लेकिन ए बी का डिटर्मिनेंट और बी ए का डिटर्मिनेंट सेम वैल्यू देता है, ये बताया था मैंने कल। और ये चीज इक्वल होती है ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट, या फिर बी डिटर्मिनेंट इनटू, इन बातों को ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए में फंसेगी बात इनके थ्रू। सेक्शन ए में क्वेश्चन बनते हैं इनसे। यहां तक ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांसपोज में होता क्या है थोड़ा सा उस पर गौर कर लेते हैं। ट्रांसपोज के बेसिस पर दो तरीके की मैट्रिक्स बनती है, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, उधर बैठ जा कॉर्नर में जाके, चल। जैसे आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे मामला पलट जाता है। तो यहाँ पर A11 यहीं पर रहेगा, A12 यहाँ पर आ जाएगा और A13 यहाँ आ जाएगा, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। अब आप खुद थोड़ा सा गौर करिए, ये एलिमेंट आज भी यही है ट्रांसपोज के बाद भी, ये एलिमेंट भी यही है और ये एलिमेंट भी यही है। तो इस चीज से ये तो हमने सीख लिया कि डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता ट्रांसपोज करने के बाद। सही है, अच्छा जी, इस पे गौर कर लेते हैं कि जैसे A12 है और A21 है, इनको देखिए इन्होंने अपनी जगह चेंज करी है। A12 और A21 ने अपनी जगह एक्सचेंज करिए, जो 12 था वहां क्या हो गया 21, जहाँ 21 था वहां क्या हो गया 12, तो ये जगह एक्सचेंज कर दिया, है ना। इसको गौर करिए, A31 था ना, A13 था, यहाँ देखो क्या हो गया
और जहां A31 था वहां क्या हो गया, तो इसका मतलब इन्होंने भी अपनी जगह एक्सचेंज करी है 13 और 31 में। इसी तरीके से 23 और 32 ने भी अपनी जगह एक्सचेंज करी। तो मतलब जब कभी भी आप कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो 12 और 21 में एक्सचेंज होता है ट्रांसपोज में, 13 और 31 में एक्सचेंज होता है, 23 और 32 में एक्सचेंज होता है। सही है। बाकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके सेम रहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो एक आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब गौर करिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज किया जाए तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए। भैया ये कैसे पॉसिबल है, ट्रांसपोज करने पे तो बदलाव आता है। देखो अगर मैं A12 और A21 को सेम वैल्यू दे दूं तो मैं मानता हूं वो पलटेंगी, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों को 2 2 अलॉट है तो ये वाला 2 अब ऊपर चला गया, वो वाला 2 नीचे आ गया, क्या कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहचान होती है इस तरीके से कि आप क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को तो आप कुछ भी वैल्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते ट्रांसपोज में। लेकिन जो A12 है और A21 है उनको सेम रखिए, इनको सेम रखो, सेम वैल्यू रखो इनकी। इसी तरीके से A13 और A31 इनकी वैल्यू भी कैसी रखिए, सेम रखिए, इनको भी सेम रखिए, ताकि ये पलटे भी आगे चल के तो चेंज नहीं दिखे। ऐसे ही A23 को और A32 को इनको भी सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है कैसे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल भी बना ही लेते हैं। जैसे 2 4 5 ये तो कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो यहाँ 1 2 रखोगे आप वही आपको 2 1 में रखना है। मान लीजिए मैंने 7 रखा तो यहाँ पर भी क्या रखना है, 7, ताकि कल को घूमे तो कोई दिक्कत ना है। इसी तरीके से मान लीजिए 8 यहाँ रखा है तो यहाँ पर भी 8, यहाँ मान लीजिए -3 रखा है तो यहाँ पर भी -3। मान लीजिए ए मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज दिखा देता हूँ मैं आपको, ट्रांसपोज कर रहे हैं 2 7 8, 7 4 -3, 8 -3 और 5। गौर कर लीजिए ये और ये तो जानबूझ के 1 2 और 2 1 को सेम रखा है, जानबूझ के 1 3 और 3 1 को, 2 3 और 3 2 को सेम रखा है कि कल को ट्रांसपोज करो सेम ही आ जाए। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि शो करो कि ये सिमेट्रिक है, तो आपको करना क्या है वो सुनो। सबसे पहला काम है आप सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऐसे कर देना है। फिर आपको ऐसा दिखाना है कि ट्रांसपोज, अब ये जो चीज है ये तो ए ही है, तो आप ऐसा दिखा दोगे कि मेरा ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, लेकिन तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ना कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए के। तो हाँ, तो इसके बाद आप लिखोगे हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, समझ में आया, ये ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वाला देखिए, स्क्यू में, क्यू में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ट्रांसपोज अगर -a के बराबर हो जाए, नेगेटिव ऑफ ए, अब नेगेटिव ऑफ ए के बराबर कैसे होगा, मतलब अगर मैं ट्रांसपोज में से कल को माइनस खींचू तो वो वापस से क्या बन जाए, ए मैट्रिक्स ही बन जाए। ये है आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। करते लिखते टाइम ध्यान कैसे देते हैं कि मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, आपको डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो करना है, ये इसकी पहचान है क्यू की, कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन खींचोगे और अगर ये वाकई में कोई वैल्यू रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपका सेम नहीं आएगा। तो इसीलिए जानबूझकर इनको क्या कर दिया जाता है, जीरो, कि तुम जीरो हो जाओ, प्रॉब्लम ही खत्म। और ये वाले जो एक्सचेंज करने वाले हैं 1 2 और 2 1, इसमें एक को तो पॉजिटिव रखते हैं और एक को जानबूझ के क्या रखते हैं, उल्टा रखते हैं, कि कल को ये -5 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, मैं माइनस कॉमन खींचूंगा और वो -5 वापस से क्या बन जाएगा, 5, और वापस से आपका ए ही बन जाएगा।
इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो ये -3 है, मतलब वैल्यू सेम होती है, साइन उल्टे होते हैं। तो यहाँ 7 है तो ये -7 ऐसे। अब देखिए अगर ये शो करने के लिए आ जाए कि शो करो ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो तरीका देखिए क्या है। सबसे पहला क्या करना है आपको, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर रहे हैं 0 5 -3 -5 0 -7 3 7 और 0 कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप, माइनस कॉमन खींचेंगे, क्योंकि मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करानी है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, -1। तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन खींच दिया, क्या हो गया बताइए, 0 5 -3 -5 0 -7 3 7 और 0। तो ये जो चीज है ये माइनस ऑफ ए के बराबर होगी, ये ए ही था, देखो गौर करो, इसको और इसको गौर करो। तो जो आपका ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, -1। तो आप लिखोगे हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब कभी भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, सबसे पहला काम है आप क्या कर दें, ट्रांसपोज। फिर उस ट्रांसपोज में से आप माइनस को क्या निकाल लें, कॉमन, और इसको वापस से क्या लिखवा दें, ए। तो आपका ये बात क्लियर हो जाएगी ना कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, -1 के। और जैसे ही हो जाएगा मामला बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज आपका माइनस ऑफ ए के बराबर है। बोलिए, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और गौर करिए, लास्ट टॉपिक है इसमें, इसके बाद फिर क्वेश्चंस बनेंगे, फिर हम क्वेश्चंस आप ट्राई करके आइएगा। कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे बताइएगा कि भैया ये वाला हुआ नहीं, हमें हमें बताना। रुक जाओ, अभी एक टॉपिक और है, अब जानना तो बस, आपको तो हो चुका है ना, यू कैन गो इफ यू वांट टू लर्न देन फाइन। देखिए कोई भी मैट्रिक्स हो, आज तक डिटरमिनेंट भी खत्म हो जाएगा, 7 से 8 आ जाना अगर पढ़ना है तो। मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो वो दो तरीके के मैट्रिक्सों से मिलकर बनती है, मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं दो मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। इस बात को ध्यान रखिए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो वो दो तरीके की मैट्रिक्सों से मिलकर बनी हुई है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, चाहे वो 2x2 की हो चाहे वो 3x3 की हो। मतलब कैसी भी मैट्रिक्स लिख दीजिए आप, 1 5 3 2 1 9 -2 3 7, कुछ भी अंडरसेंट लिख दो, ये मैट्रिक्स भी किससे बनी हुई है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लस से बनी है। अब इसके अंदर छुपी हुई है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक, उनको निकालने का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। मान लीजिए अगर ये ए मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला है पी, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मान रहा हूं कि हाफ ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा, पहले फॉर्मूले पढ़िएगा फिर क्वेश्चन करिएगा, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप बिना क्वेश्चन करे फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे, आप भूल जाओगे जैसे प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, 7 से 8 तक का टाइम है तुम्हारे पास। नेक्स्ट है आपके पास क्यू सिमेट्रिक, उसको निकालने का फॉर्मूला है हाफ ब्रैकेट के अंदर ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूले हो गए इसके अंदर छुपी हुई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो सबसे इसका लास्ट है उसमें ऐसा बोला गया कि एक्सप्रेस करो कि सच में एक मैट्रिक्स क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलकर बनती है। तो आपको क्या करना है, पहले उस मैट्रिक्स के अंदर छुपी हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकाल लेना है। पहले प्रूफ करना है कि वो वाकई में ही सिमेट्रिक है और वो वाकई में ही स्क्यू है। पहले तो फॉर्मूले के जरिए एक मैट्रिक्स निकाल लेनी है, तो मिल जाएगी ना एक मैट्रिक्स, और इससे भी एक मैट्रिक्स मिल ही जाएगी आपको। फिर इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। कैसे शो करेंगे आप सिमेट्रिक को, मतलब इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक है कैसे शो करोगे, आप इसका पी का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, फिर एक मैट्रिक्स मिलेगी और फिर उस मैट्रिक्स को ही पी बना लेंगे और आपका ये शो हो जाएगा कि ये कैसी मैट्रिक्स है, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ हुआ। स्क्यू में क्या करते हैं, फिर दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं, एक मैट्रिक्स मिलती है उसमें से जानबूझकर क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और क्यू ट्रांसपोज को माइनस क्यू के इक्वल
तो मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको, मैट्रिक्स के इन फॉर्मूलों के जरिए क्या निकालना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उनको शो करना है कि हाँ वाकई में वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। जब वो चीज भी शो हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, P प्लस Q कर देना। और आप बताइए ये P प्लस Q करके लास्ट में कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ए मैट्रिक्स ही बननी चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे हेंस, कि वाकई में एनी मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? जो आपका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब आप ट्रांसपोज के क्वेश्चनों को ट्राई करके आइए, ठीक है। और आपका मैट्रिक्स चैप्टर इतना ही है, और 7 से 8 में आपके लेंगे डाउट्स, और फिर डाउट खत्म हो जाएंगे तो करेंगे शुरू डिटरमिनेंट, ठीक है। एक आपके पास है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इस पे क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आ जाता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हालांकि ये जो थ्योरम है आपके पास, ये 9th क्लास की थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। मतलब पहले थी, अब वो कट हो गई आपके सिलेबस में, तो आपको दिखती नहीं है, लेकिन होती है ये थ्योरम, इस पर गौर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, नाम ही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और अगर आपने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया है, मतलब एक ए पी एक लाइन आई है जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है अगर, ठीक है, तो ये साइडें उसी रेशियो में बटेंगी जिस रेशियो में ए बी और ए सी है। मतलब ए बी अपॉन में ए सी इक्वल होगा किसके, बीपी अपॉन में पीसी। अगर ये वाला, अगर मतलब एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, वो अपोजिट साइड को साइड वाली साइडों के रेशियो के हिसाब से बांट देता है। if AP is angle bisector of angle A, then BP अपॉन में PC इक्वल होगा AB अपॉन AC के। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो सुनो। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये वाला रेशियो आपको वो दे देगा कि भाई, मतलब इस P पॉइंट ने इसको 3:2 में बांटा है, और ये 6 सेंटीमीटर है, तुम ये बताओ ये कितनी होगी, वेयर AP इज द एंगल बाइसेक्टर। अभी एंगल बाइसेक्टर से होगा कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो जिस रेशियो में ये बटी हुई है उसी रेशियो में ये भी बटेंगी। तो इसका मतलब ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू बीपी अपॉन पी सी। तो बीपी को आप लिखते हैं 3 अपॉन में 2, और ए बी को क्या लिखते हैं 6, और अपॉन में ए सी को लेट इट बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 टू 12, यहाँ पे 3x, x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो ये वाली जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ, तो ना, तो ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सर्कल में 2 थ्योरम्स हैं आपके पास, एक है आपके पास सीकेंट थ्योरम, सीकेंट थ्योरम ये डिस्कस करना जरूरी है। ये 10th क्लास में कभी एक टाइम था जब ये थ्योरम थी और इसका प्रूफ भी था। अब ये थ्योरम आपके सिलेबस में है नहीं, बट अगर ये थ्योरम आपको पता है तो अगर आप यूज कर लें तो सीबीएसई गलत नहीं करेगा। कभी कभी प्रूफ के ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जहां हमें जरूरत पड़ती है। एक और भी है आपके पास, वो है आपके पास अल्टरनेट, नहीं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मतलब ये वो थ्योरम्स है जिनका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, बट ये यूज होती है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का भरपूर इस्तेमाल करते हुए काफी प्रूफ है। इवन पिछली बार, पिछले से पिछली बार शायद अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से प्रूफ हो रहा था। अब जिस बच्चे को नहीं आती उससे नहीं हुआ वो सर्कल का क्वेश्चन। तो सुन लीजिए थ्योरम क्या है, कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्या बन रही है, टेंजेंट किसी पॉइंट से, पी पॉइंट से, ए पॉइंट से, ए, ठीक है, यहां पर ये सेंटर है। समझ में आया? मतलब एक पी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट बन रही है
और अगर इसी पॉइंट से कोई कॉर्ड बनाई जाए कहीं पर भी इस तरीके से, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल इक्वल होता है इस कॉर्ड पर बनने वाले एंगलों के, इस वाले। ये थ्योरम आपने नहीं पढ़ी होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई सर्कल है, थोड़ा सा इसको सीधे वे में समझाते हैं, जैसे इस तरीके से कोई टेंजेंट आई है, ठीक है, लेट इट बी ए एंड दिस गोना बी बी पॉइंट, और इस तरीके से आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, या इधर बना लीजिए इस कॉर्ड, कहीं भी बना लीजिए, कैसे भी बन जाए, ए बी नाम की, ठीक है, इस पर बनवाओ, इधर ही बनाओ इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपके इस कॉर्ड पर बनने वाले हर एक एंगल के इक्वल होगा, इस कॉर्ड पर बनने वाले हर एक एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के, इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। सर्कल में सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एक नंबर में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं वो सुनो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ऐसा है, तो ये आपके पास सर्कल हो गया, यहाँ पे एक टेंजेंट होगी, यहाँ पे आपके पास एक कॉर्ड बन गई, मतलब ये फेवरेट है, ये एंगल सेगमेंट दे रहा हूँ, एंगल सेगमेंट कर रहा हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट दे रहा हूँ। तो आपसे ना क्वेश्चन उन्होंने ये वाला पूछा है, ये वाला एंगल कितना है, अगर ये एंगल 60 है तो आप ये बताइए ये एंगल कितना है? गलत, 120। भाई मैंने बताया था सर्कल पर सेम एंगल क्रिएट करता है, और आपको ये बात तो पता ही है, सर्कल चैप्टर में पढ़ाया तो था, सेंटर पर बनने वाला एंगल दुगना होता है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब मान लीजिए जैसे ये आपके पास सेगमेंट है, तो यहां जितना भी एंगल बनेगा 40 बनेगा, तो यहां पर 80 बनेगा। सेंटर पर एंगल हमेशा कैसा बनता है, डबल। तो अब सेंटर वाले तो पूछा उसने, तो यहाँ 60 है तो मैं मान गया ये 60 है, लेकिन ये 60 है तो ये कितना है, ये अल्टरनेट सेगमेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थ्योरम का भी काफी जिक्र है। एक और थ्योरम है आपके पास, सीकेंट थ्योरम। सीकेंट थ्योरम क्या कहती है वो सुनिए। सीकेंट थ्योरम कहती है कि जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, और अगर एक पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट बनाए, लेट इट बी पी, और इसी पॉइंट से इस सर्कल पर एक सीकेंट बनाए, ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए पी टी टेंजेंट। तो सीकेंट थ्योरम कहती है, एक इक्वेशन देती है वो, कि पी टी का स्क्वायर जो होगा ना वो इक्वल होगा टी बी मल्टीप्लाइड बाय पी ए के, कि टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होता है, पहला पार्ट है पी बी और दूसरा पार्ट है पी ए मल्टीप्लाई। ये ए भी नहीं हो सकता, नहीं ये भी नहीं, बाहर वाले पार्ट है। हाँ मतलब पॉइंट पी से शुरुआत होगी, पी बी और पी ए, ये सीकेंट थ्योरम। इसका मतलब ये पहले थ्योरम थी आपके इसमें, फिर हटा दी गई ये थ्योरम, लेकिन ये थ्योरम थी, तो मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी कुछ थ्योरम है, आप ऐसे ना बोले कि बिल्कुल थ्योरम ही नहीं। फिर इसके प्रूफ भी थे, वो प्रूफ आपको आएगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं, चिंता मत करो, बट ये थ्योरम तो याद रखिए। मतलब टेंजेंट और सीकेंट के साथ एक इक्वेशन है, ऐसे करके याद करो कि टेंजेंट और सीकेंट के बीच में क्या है, एक इक्वेशन। कल को आपको टेंजेंट दे दी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, और ये पूछ ले कोई, या मान लीजिए ये पूछ ले कोई, तो इसको एक्स बना लेना, तो 3 + एक्स पूरा हो गया। तो पी ए की जगह क्या लिख दीजिएगा, 3 + एक्स, पीबी की जगह क्या लिख दीजिएगा 3, पीटी की जगह क्या लिख दीजिएगा 8 का स्क्वायर, इसमें से एक्स निकाल देना, बन जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ, एक नंबर में कहीं फंस जाए कहीं तो कर लीजिएगा, समझ में आया।
अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल की है। सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब बनेगा, जैसे सर्कल है, ये टेंजेंट आ गई, तो ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना। तो इसके ऊपर जब कभी भी कॉर्ड बनेगी, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल। वो एंगल ये कॉर्ड हर जगह मेंटेन करती है, ये है थ्योरम। समझ में आया ना? ठीक है, चाहे वो कहीं भी आप बना लीजिए। और सेंटर पर एंगल हमेशा कैसा बनता है, दुगना। बता दीजिए नहीं आया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए अपना जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा वापस कंटिन्यू करते हैं। सर्कल करने के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। पहले ट्राइंगल्स निपटा लेते हैं। ट्राइंगल्स करना ज्यादा जरूरी है। ट्राइंगल में हल्के क्वेश्चन आएंगे जितना आपको, सर्कल में क्वेश्चन घुमाएगा वो, सर्कल में देगा आपको बढ़िया। भाई ये वाली लाइन, इस पूरी लाइन की क्या है, पैरेलल, मतलब जेड एक्स पैरेलल है बी सी के। ये 3 है, ये 5 है, और ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है। ए जेड दिया हुआ है, जेड सी दिया हुआ है, और आपसे जो पूछा है उन्होंने, वो क्या पूछा है, एक्स वाई। एनी आइडिया कैसे करेंगे? ये पहले तो पीपीटी लगेगी, फिर सिमिलैरिटी, बीपीटी कैसे, बीपीटी से क्या करना चाहते हैं? साइड्स रेशियो में आ जाएगी। ये वाली साइड अपन में, ये वाली साइड, नहीं, और हाँ ये तो ये आएगी, हाँ और फिर जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें भी लगाएंगे पीपीटी, बड़े वाले में। अच्छा जी, और एक बारी ए बी एम में, फिर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके फिर साइड्स रेशियो में एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए। हाँ भाई, अगर आप इस बड़े वाले में लगाएंगे तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी। देखो हो तो जाएगा, पैरेलल लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है, ए एक्स अपॉन में एक्स बी इक्वल टू ए जेड अपॉन में जेड सी। ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर छोटे वाले की बात कर रहे हो, बोलो बोलो। ए एक्स अपॉन बी एक्स। देखो मैं एक आइडिया देता हूँ। पहली बात तो ये नीचे वाली साइड का इन्वॉल्वमेंट है, नीचे वाली साइड के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बात कहाँ पर अटकेगी ये पक्का, सिमिलैरिटी। इस छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को अगर सिमिलर किया जाए तो मामला थोड़ा सा बन सकता है। सही है गलत है, समझ में आया? अच्छा जी, उसमें मैं एक्स वाई को यूज कर लूंगा और इधर से किसको यूज करूंगा, मैं 3 को, तो सही है, बन भी जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम फंसेगी कि ये वाला साइड तो आपको पता ही नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए था, तभी तो ये एक्स वाई और 3 का यूज होता है ना। तो अब ए एक्स अपॉन ए बी निकालना है मुझे। मुझे एक बात बताओ, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन की क्या है, तो बीपीटी लग सकती है ना? अरे लग सकती है कि नहीं लग सकती? तो मैं जानबूझकर ए एक्स अपॉन में ए बी पूरे की बात कर रहा हूं, मैं पूरे की बात कर रहा हूं। आप बताइए किसके इक्वल हो जाएगा, 3 अपॉन में 5 के, हाँ या ना? तो मतलब ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू मैंने निकाल ली बीपीटी से। सही है। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाइए। इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी एम, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, सही है। एंगल एक्स इक्वल टू में एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल, भाई लाइनें पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, तो ए एक्स वाई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी एम के। सही है। अब मैं जानबूझकर बाजू वाली साइड मुझे पता है, तो एक तो मैं जानबूझकर कौन सा उठाऊंगा, ए एक्स अपॉन में ए बी, और जानबूझ के नीचे वाला एक्स वाई अपॉन में बी एम। ए एक्स अपॉन ए बी कितना है, 3/5, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3/5। एक्स वाई तो निकालना ही है, लेकिन बी एम मुझे पता है, इसको इधर भेज दूंगा, 9/5, ये एक्स वाई आ गया। और इसको आप चाहो तो डेसिमल में ले जाइए, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा, तो एक्स वाई कितना निकल के आ जाएगा, 1 पॉइंट। सुनना क्लियर है? ऐसे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नीचे की साइड पूछे पैरेलल के केस में, तो ये होगा किससे, सिमिलर से। यही एजेंडा था इस मामले में। अब बस दिक्कत ये थी इस क्वेश्चन को शुरू करने में कि बाजू वाली साइडों का जिक्र नहीं था, बाजू वाली साइड दी नहीं रखी थी,
तो वो मैंने इधर से कर दी, ये 3 और 2 तो दे रखा है, लाइन पैरेलल भी है, तो जो इधर रेशियो चल रहा है वही रेशियो इधर चलेगा, तो मैंने उधर से बना दिया रेशियो 3/5 का। ये छोटे वाले पूरा वाले बाबू जितना भी आ रहा है वो दोनों में ही तो आ रहा है, इसमें भी इतना ही आ रहा है और बड़े वाले में भी इतना ही आ रहा है। बोल बोल, एंगल 1 नाम दे दूं? ठीक है, सच बता, समझ में आई है ऐसे बोल रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इज डन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। स्टिक टू योर बेसिक्स, अगेन मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, और खुद से करने की कोशिश करें, आ जाएगा। देखो सब नहीं कर पाएंगे, मैं आपको फिर बताता हूँ, ट्रायंगल क्वेश्चन सबसे नहीं होते, जितना कर सकते थे वो मैंने सिखा दिया। अब ये प्रूफ्स आएंगे इससे आगे, हल्के फुल्के जो भी होंगे मैं बता भी दूंगा, ठीक है, बट सब बच्चे नहीं कर पाएंगे ट्रायंगल। प्लीज आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, जितना आता है उतना रिवाइज करिए, ठीक है, बाकी हल्के फुल्के जो होंगे वो हम बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 डाउट में है किसी का? किया ही नहीं है? किया ही नहीं है, पता ही कहाँ चलेगा? मेरे को सुनने में क्लास का ही लगा था। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, तुम ही कह रहे थे करा दो ट्रायंगल, अब करा रहा हूं तो कर नहीं रहे। बस यही तो ट्राई करके आ रहा था, कितने हो गए कितने नहीं हो गए वो भी नहीं करके आते थे। ये ए है, यहाँ पर आर है, ये सी है, यहाँ बीचों बीच एक लाइन बनी है, यहाँ क्यू है और ये बी है, ये परपेंडिकुलर्स बनाए उन्होंने, लाइन पैरेलल देने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये ए है इतना, ये वाला बी है, ये एक्स है और ये वाई है और ये बीचों बीच जेड है, ऐसा, ठीक है। देखो मैं ना आपको इसकी एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, वो टेक्निक फॉलो करिएगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही सैम्पल पेपर में भी है, गौर करिएगा इस पर, आने की संभावना इस क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा है, मेरा खुद मानना है इस चीज के लिए। आपको प्रूफ ये करना है कि 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई इक्वल टू 1 अपॉन में जेड, ऐसा लिखा हुआ है, ये चीज आपको शो करवानी है, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1 अपॉन में जेड। चलिए देख लेते हैं इसको। ये वाला देखो, ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये 90 है, ये भी क्या है 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। अब अगर पैरेलल है मतलब सिमिलर भी हो जाएगा, ये वाला एंगल कैसा है, कॉमन, बड़े वाले में और छोटे वाले में, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल पैरेलल भी होंगी नो डाउट, लेकिन सिमिलर भी हो जाएगा, ये वाला एंगल कॉमन, और इस पे भी 90 बन रहा है और इस बड़े वाले में भी क्या बन रहा है इधर 90, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर, सही है। सिमिलर होंगे तो फिर साइड प्रोपोर्शनल भी होंगी, मतलब साइडों को आप लिख सकते हो, तो मैं साइडों को लिख रहा हूँ, बी अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू है जेड अपॉन में एक्स, सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ठीक है, इसको ठीक है, यहाँ पे हम इतना ही लिख रहे हैं, इस तरफ से देख लेते हैं हम, इस तरफ से, इस केस में भी ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है, मतलब आपको एक बार इस तरफ से छोटा और इस तरफ से बड़ा सिमिलर करना है, और जानबूझ के नीचे वाली साइडों को और इन वाली साइडों को इन्वॉल्व कराना है, और एक बार राइट साइड वाले छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को करवाना है। अभी के इस केस में मैं इस वाले को करवा रहा हूँ, ये छोटा और एक ये पूरा, तो क्या हो जाएगा भाई, आप भी बता दीजिए, रिलेशनशिप बता दीजिए डायरेक्टली, इतने गट्स रखा करो, बता सको आप लोग, छोटे वाले और बड़े वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूं इसको, ए अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू जेड, छोटे वाले की पहली बात हुई है, जेड अपॉन में वाई, सही है यहाँ तक, ठीक है।
अच्छा जी, अब यार ये चीज लेके आनी है कंपेयर हैं कंपेयर। जेड से जेड कर देंगे दोनों को। एक काम करें देखो, पर जेड मुझे चाहिए ना इस केस में। ए प्लस बी को अकेला कर लो। ए प्लस बी को अकेला कर लूं। एक काम करते हैं, एक्स को उधर भेज देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, जेड ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी अपॉन में बी। सही है। और इस केस में वाई को अकेला कर लेते हैं, जेड ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी अपॉन में ए। सही है, याद है? ठीक है, इसको मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ। जेड आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 1/z आना चाहिए। चलिए प्लेस करते हैं। तो मैं x की जगह प्लेस कर रहा हूं तो ये उल्टा लिखा जाएगा ना। अरे मैं x की जगह प्लेस कर रहा हूँ इस बात को, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, z ब्रैकेट के अंदर अपॉन में b। और y की जगह क्या लिखूंगा, z ब्रैकेट के अंदर अपॉन में a। सही है। फिर ये इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो a ऊपर आ जाएगा और z नीचे और a प्लस बी। और यहाँ पर a ऊपर नहीं, यहाँ b ऊपर आएगा, तुम बता नहीं रहे हो तुम लोग। z ब्रैकेट के अंदर a प्लस, दोनों में z a प्लस बी एलसीएम है, ऊपर क्या आ जाएगा, b प्लस ए से a प्लस बी क्या हो गया। सही, इससे शुरुआत करी और आरएचएस। ठीक है, नहीं है, नहीं है। ये कोई और तरीका नहीं अबे इसमें क्या दिक्कत है है या सॉल्व करके डायरेक्टली हो जाए। यार, तू रटना चाहता है क्या हाँ। फिर? भाई छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, और जानबूझकर किसकी वैल्यू निकाली मैंने, एक्स की। इसी तरीके से छोटे वाले में जाएंगे और बड़े वाले में जाएंगे, जानबूझ के किसकी वैल्यू निकाली है, भाई की। इन एलएचएस, इन एक्स और वाई को उठा के मैंने एलएचएस में डाल दिया और सॉल्व किया, तो क्या आ गया, आरएचएस। दिक्कत क्या है? ठीक है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट बताइए और कोई क्वेश्चन। 28, 29, 30 आसान है, देखो 30 भी आसान ही है। ठीक है, देख लीजिए इधर 30 वाला, अगर आप चाहें तो हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। ए बी सी और यहाँ पर ईडी बन रहा है। बोला गया है कि एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल बी के। देन प्रूव ए डी ई और ए बी सी सिमिलर है। भाई एंगल ए कैसा है, कॉमन, और इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होते। फिर कुछ बातें लिखी है, एडी कितना है 7.6, बीडी कितना है 4.2, बीसी कितना है 8.4। देन डी पूछा है, भाई नीचे वाली चीज पूछी है, सिमिलर से ही होगा ये, बाजू वाली दे रखी है, नीचे वाली पूछी है। ये फिगर में एंगल भी 90 दे रखा है। अरे कोई बात नहीं, नहीं चाहिए यार, ये 90 दे रखा है, ये भी 90 है, बस ये दोनों एंगल इक्वल तो है, बोल तो दिया ये तो उसने। एंगल भी एंगल एक इक्वल है। एंगल बी एंगल ए के इक्वल नहीं है, एंगल ए डी ई एंगल बी के इक्वल है। यहाँ ये 90 है तो ये भी 90 है। दोनों ट्रायंगल हमने पहले सिमिलर कर दिए। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, ये हो चुका है हमारा। तो अब हमसे नीचे वाली साइड पूछी है, तो जानबूझकर देखो यहीं से पिक कर रहे हैं हम डायरेक्टली, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ई डी अपॉन में बी सी। ए डी कितना है, 7.6 ए बी कितना है, 7.6 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, 11.8 ई डी कितना है निकालना है, बीसी कितना है, 8.4 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ईडी को हमने अकेला कर दिया। 7.76 इंटू में 84 अपॉन में 118 और इंटू में 10। ठीक है, 10 को हम तब तक ब्रेक नहीं करेंगे जब तक बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। 18 यहाँ पर 76 है,
2 से काट रहे हैं ये, क्या वैल्यू नहीं, नंबर ही नहीं मिलते। 59 कितना हो जाएगा? 59 59। और यहाँ पे काट लेते हैं 42। 59 नहीं कटेगा। आंसर कितना है इसको चेक करना। 59 से डिवाइड करवाएगा क्या हमसे? 5.4 बाय 59 से डिवाइड कर लेना, 10 से डेसिमल सेट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटाइए, ऐसा ही है मतलब हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। और बोलिए और कौन सा क्वेश्चन है 32 तक? 31 चलिए 32 में देख 31 देख लो भाई, 31 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 आएगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है, बट क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या लिखा है। अ गर्ल ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये क्वेश्चन आपको सैंपल पेपरों में, प्री बोर्डों में बहुत दिखेगा, ठीक है, प्री बोर्ड्स आर ओवर, बट बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट रियल क्वेश्चन, रियल वर्ल्ड का क्वेश्चन है, चांसेस है भी कि आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल जैसा मैं आपसे बता रहा था, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे वाले, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा सिमिलर करके होगा ये क्वेश्चन। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं किया एक बार भी, उससे होगा नहीं ये क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक गर्ल है जिसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, वो एक लैम्प पोस्ट से दूर वॉक कर रही है, दूर जा रही है, जिसकी स्पीड है जाने की 1.9 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 5 मीटर, भाई ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, यूनिट कन्वर्शन भी है इसमें, तो या तो इसको मतलब 1 मीटर लिख लीजिए डायरेक्टली, तुरंत डायग्राम में चेंज कर दिया गया। अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद इसकी शैडो के बारे में आपको बताना है। तो मतलब यहां से यहां तक जाने में इसने टाइम कितना लगा दिया? अब ये स्पीड और ये टाइम का यूज करते हुए आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, हाँ या ना? अब खुद देखिएगा, ये आपको पता चल गया, ये पता नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, यही चीज पूछी गई है आपसे। आप खुद सोचिए, छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में देखो नीचे वाली साइड दे रखी है, बाजू वाली साइडों की डीलिंग है, कैसे होगा ये क्वेश्चन? सिमिलैरिटी से, मैं भी तो ये कह रहा हूं सिमिलैरिटी से। अगर क्वेश्चन किया होगा तो दिक्कत नहीं आई। बच्ची यहाँ पे थी, उसने 4 सेकंड लगे उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम इससे निकालेंगे। टाइम कितना है? 4 सेकंड, स्पीड कितनी है? 1.9, 1 सेकंड में जाता है, 4 सेकंड में कितना चला जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो जाएगा आपके पास? देख लिया? 4 9 76। तो ये जो है ये कितना है? 7.6 मीटर, ठीक है, ये x है। अब आप मुझे डायरेक्ट बताओ कैसे करेंगे? x अपॉन में x प्लस 7.6 इक्वल टू 1, 5 नहीं यार, तू दिमाग मत खराब किया। अगर छोटी वाली साइड पहले रखी है तो इसमें भी जब नीचे वाली साइड में लिखेंगे तो पहले छोटी वाली साइड रखेंगे, 1 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करेंगे आप, x निकाल देंगे, x ही लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, यहाँ पर 5x आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 7.6, इसको उधर भेज दिया आपने 4x, यहाँ 7.6, x इक्वल टू में 1.9, तो ये वाली जो है ये भी 1.9 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आने के चांसेस हैं, अब हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, अब केस स्टडी बेस्ड चल रहा है मामला, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 32 भी मेरे ख्याल से सेम ही है, ऐसा देखिए डायग्राम ऑलमोस्ट सेम से ही बनाया उन्होंने। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है, ये पी है, ये एम है, और ये 90 है, और ये भी कितना है? 90 है। देखिए 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल भी बता दिया उसने, ये चीज प्रूव करनी है भाई, सी ए इंटू में एम पी इक्वल टू पी ए इंटू में बी सी। मैंने बताया था जब कभी भी ऐसे क्रॉस आए, ये पक्का रेशियो को क्रॉस करके आया हुआ है ना? तो एक काम करिए, एक को इधर भेज दिए, एक को इधर भेज दीजिए, थोड़ा सा लेकिन दिमाग लगाते हुए। सी ए है, बीसी को मत भेजिएगा, क्योंकि ए बी सी
एक जैसे ट्राइंगल होते हैं, है ना, दिख भी रहे हैं। तो एक काम करिए, एमपी को उधर भेज दीजिए, तो AC अपॉन में PA इक्वल टू BC अपॉन में MP। अब आप खुद गौर करिए इसको और इसको देख के कि कौन सा ट्राइंगल है, AC और BC, छोटा वाला ट्राइंगल है। और नीचे वाली साइड में देखिए PA अपॉन में MP। अब आप बताइए कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करना चाहिए, छोटे वाले और बड़े वाले को। भाई ये रहा 90, ये रहा एंगल कॉमन, पक्का ऐसा बनेगा, ऐसा बनते ही ऐसा बना देना। समझ में आया? क्रॉस में अगर है तो चीजों को थोड़ा सा इधर उधर भेज के देखा करो, फिर जज होता है कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास बिल्कुल यही हिसाब किताब है। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, तो ये यहाँ P है, ये Q है और ये R है। N इज द पॉइंट ऑन PR, N कोई पॉइंट है PR पे, सच दैट QN इज परपेंडिकुलर टू PR। QN जो है वो PR पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ PN इंटू में NR इक्वल टू में QN का स्क्वायर। देखिए घबराइएगा नहीं, इससे मैं पहले ही कह रहा हूं, QN के स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, QN इंटू में QN, PN इंटू में NR, इन चीजों को इधर उधर भेज दीजिए, PN अपॉन में QN और इक्वल टू में QN अपॉन में NR। अब डील करिए कौन से ट्राइंगल है, PN तो ये रहा और उसके साइड वाला है QN, तो QN ये रहा। कौन सा ट्राइंगल है भाई, ये छोटा वाला, मतलब ऊपर के देखने हैं फिर नीचे के देखने हैं। QN ये रहा और NR ये रहा। किसी तरीके से इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या कर दें सिमिलर, तो मामला बन जाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो चीज आप खुद देखिए। PQR जो है वो 90 डिग्री है। अरे यार बनाया ही नहीं ऐसा, चलिए 90 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ P है, ये Q है, ये R है, N एक पॉइंट है और ये 90 जा रहा है, तो ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब आपको ये दोनों ट्राइंगल क्या करने हैं सिमिलर, आप झिकमा जोर लगा लीजिए होंगे नहीं, लेकिन अगर आप एक ट्रिक फॉलो करेंगे तो हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या है, ये 90 है ना, अगर मैं इसे x मानूं तो यार ये कितना होगा ये बता दीजिए। कल कल किया था हमने एक क्वेश्चन ऐसा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल तो यार ये भी 90 का ही है और ये आप x मान चुके हो पहले ही, सही है। अब अगर ये x है ये 90 है, आप बस मुझे इतना बता दीजिए ये कितना होगा, अब बन जाएंगे आपका मान। इस वाले में एक 90, इस वाले में एक 90, इस वाले में एक 90 माइनस एक्स, इस वाले में भी 90 माइनस एक्स। हाँ पूछ, ये वाला, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं बस खाली सिर्फ इसकी। एक मिनट रुक जा यार, जब उसका डाउट चल रहा है तो भाई इंटरफेयर। ये 90 ऑलरेडी क्लियर है ना, ये मैं ऑलरेडी एक्स पहले ही सेट कर चुका हूँ, तो अब जो तीसरा एंगल जो बच गया वो कितना होगा भाई, ये एक राइट एंगल हो गया, ये 90 है, तो इन दो का सम 90 होगा ना। अब इसमें से अगर मैं एक को एक सेट करता हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना सेट हो जाता है, ये बात तो पढ़ाई थी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम 90 है, ये P90 है भाई, ओवरऑल भी तो ये 90 है, ये 90 है ना। अरे रुक जा यार तू, अभी रुक जा यार, मैं तेरे डाउट ले लूंगा, चिंता मत कर। ये 90 है, ये तुम ऑलरेडी सेट कर ही चुके हो, तो तुम ही बता दो यार ये कितना होगा। सही है, मतलब मैं 90 दो तरफ से देख रहा हूँ, एक तो ओवरऑल देख रहा हूँ और एक इससे हाफ में भी देख रहा हूँ। अब ये एंगल क्यू तो मैं 90 प्रूव कर रहा हूं, आपने एंगल क्यू 90 प्रूव नहीं करना है, देखो PQR 90 प्रूव कर रहा है। 2023 में पूछा है NAPR इफ, अरे यार ये दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है यार। अरे सुनो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, अरे इधर सुनो,
ये वाला तो नहीं, ये तो 90 हो गया ना। अरे इधर देखो यार प्लीज, बकवास में। ये 90 हो गया, ये 90 का ये तो गिवन ही है। ये बाजू वाली साइड है कैसी है, प्रोपोर्शनल है। अब ये भी इसको खोल के तो लिखा है, तो एस ए, एस से ये छोटा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब ठीक है, सही है। अब अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है, इक्वल है, सही है। तो ये x है, तो यार ये भी कितना है, x। और ये वाला अगर y है तो यार ये भी कितना होगा, y, सही है। ओके, सबको प्लस कर रहे हैं हम, x प्लस y plus y 2y इक्वल टू में 180। एक इक्वेशन तो ये, एक इक्वेशन इसमें और उठा रहे हैं हम छोटे वाले में जाके, x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू में 180। x प्लस वाई किसके इक्वल है, ठीक है। दो वाई कैसे लेट कर दिया आपने? भाई ये एंगल मैंने इक्वल करे, इसको y माना इसको y, सिमिलर तो कर ही दिए थे, तो y तो हो जाएंगे। अब x प्लस x कितना हो गया, 2x plus y नहीं इससे बनेगी नहीं बात हमारी, हमें नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, x को हम लिख लेते हैं यार, पर इससे भी नहीं बनेगी बात। पता क्यों, क्योंकि सेम ही इक्वेशन है। ये हम्म जो दो छोटे वाले ट्रायंगल है उनमें से x को वो निकाल कर लेगा ना अकेला, इक्वेशन मिल जाएगी y की, कंपेयर करके फिर करते हैं। दोबारा बोल। ट्रायंगल PQN है हाँ। और QNR है, दोनों में हमारा x और y चल रहा है, हाँ दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x को अकेला कर लेना, कंपेयर एंगल सब प्रॉपर्टी लगा के कर ली मैंने, जब मैं इसको इससे भी निकालूंगा ना तो भी यही बन रहा है। एंगल सब प्रॉपर्टीज तो कर रहा हूँ मैं। एक बार आप बड़े वाले में एक्स लगा प्लस लो, वाई इक्वल टू में 90 आएगा, ये चीज तो मुझे यहीं से मिल गई थी। ये दोनों छोटे वाले में लगाओ, बड़ा छोटा मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिया मैंने, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। एक्स प्लस वाई मिला के 90 है, वाई प्लस वाई भी 90 है, ये बात शो करनी है। इसके लिए मुझे एक्स और वाई को इक्वल करना पड़ेगा, एक्स वाई इक्वल है नहीं। एक काम करते हैं ना, ट्रायंगल चेंज करते हैं। एस नहीं, ये हमें 90 शो करवाना है ना, ये कौन सा है भाई, पी क्यू और सही है ट्रायंगल। नहीं नहीं, हमें 90 शो करवाना है तो अपन 90 लेके चलेंगे ना उसको। अरे हाँ भाई, नाइन मैं समझ गया तुम जो कह रहे हो, ये एन है, ये 90 है, ये भी 90 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यू एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी आर के ऊपर। और ये बात लिखी हुई है कि पी एन इंटू में एन आर इक्वल टू में क्यू एन का स्क्वायर। हमें शो करना है कि पी क्यू आर ये वाला एंगल 90 है। ये वाला अगर 90 है तो आपको, मैंने ये टेक्निक लगाई थी, दोनों ट्रायंगल मैंने क्या कर दिए थे, सिमिलर, है ना, सिमिलर कर दिए थे। तो उससे पहले एक चीज उठा ली थी कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल, जो भी मैं दोनों को एक्स बना लिया, ठीक है। ओके, अब ये अगर एक्स है, ये 90 है, तो यार ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा जी, और अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल अगर हम ओवरऑल देखें तो यार ये x है, ये x है, तो ये ओवरऑल जो है 180 माइनस 2x होगा। 180, हाँ वही वाली बात होगी ना यार, दो ही तो हो गए। और सोच यार कुछ, यहाँ 90 माइनस एक्स है,
ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये एंगल आर सिमिलर तो है, वो तो हमने प्रूव कर दिया। एंगल आर एन क्यू और एंगल क्यू पी एन बराबर भैया हाँ हमारे ट्रायंगल का इक्वेशन नंबर है 2x + y = 180। क्यू वाली साइड है तो पूरी को y लेट करना है। हाँ, क्या कह रहे हो बराबर? जो एंगल पी क्यू आर है पी क्यू आर है, हाँ इस पूरे को y लेट इस पूरे को वाई लेट कर देंगे, चलो। तो x लेट हो जाएगा। हाँ तो 2x + y = 180। हाँ, उससे क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन मिल जाएगी दूसरी बार। अरे यार, तुम हंस लो पहले, तो खुद तो कुछ आइडिया देना नहीं, हंस लो पहले। बात बाबू वेरिएबल्स में नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो काम आप 2 वेरिएबल में कर रहे हो वो 1 वेरिएबल में भी हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पर आप समझिए कुछ और चल रही है। दिक्कत ये 90 है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर, पीजीटी। और इसको लिख सकता हूं मैं पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्ट से होगा तो आपने एंगल जो इक्वल लिखा ना वो गलत लिखा। क्यों? उसी से हो जाता है। अच्छा, एंगल गलत ले लिए थे क्या मैंने? ये वाला एंगल इधर था क्या? हाँ अभी भाई सही था। यार अगर ये अब करना हो जाएगा। भाई तो देखो, ये वाली साइड पी एन अपॉन में क्यू एन, मैं पीजीटी लगवा रहे तुम बेवजह यार। पी एन अपॉन में क्यू एन इक्वल टू में क्यू एन अपॉन में एन आर। थोड़ा साइडों पे गौर करें यार। पी एन तो ये रहा और क्यू एन ये रहा, और इस साइड से जब आप देख रहे हो तो पी एन के साथ में, मतलब देखो थोड़ा समझिए, पी एन ये रहा और क्यू एन ये रहा, क्यू एन दूसरी साइड है ना। जब दूसरे ट्राइंगल में गए हम तो पी एन के साथ क्या चल रहा है? तो क्यू एन है भाई यहाँ पे, इसके साथ ये है, मतलब एंगल्स बदल रहे हैं, अल्फाबेट्स चेंज होंगे। और दूसरा वाला कौन सा है? एनआर, एनआर ये। ठीक है, तो जब मैं ट्राइंगल लिखूंगा यहाँ पे कि ट्राइंगल पी क्यू एन सिमिलर है, ट्राइंगल किसके? थोड़ा सा गौर करिएगा, इन दोनों में एन चल रहा है, इन दोनों में एन चल रहा है, तो एन की जगह तो क्या चल रहा है? एन। पी की जगह आर। लेकिन पी की जगह क्या चल रहा है? क्यू। और क्यू की जगह क्या चल रहा है? आर। और रीजन हो जाएगा एस ए एस। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब आप खुद थोड़ा सोचिए, इसके पी की जगह इस वाले ट्राइंगल का क्यू चल रहा है, तो मतलब ये अगर एक्स है तो ये एक्स नहीं है जो मैंने गलती से कर दिया था, बल्कि इधर ध्यान दो यार, बल्कि ये एक्स है। ठीक है। और इस केस में एन एन नहीं, क्यू, ये वाला जो है ये वाई है यार, तो यार ये वाला क्या है? वाई है। अब आप इन सब एंगलों को प्लस कर लीजिए, एक्स प्लस वाई बीच वाला, ठीक है। ये एक्स प्लस किया मैंने, एक्स प्लस वाई किया, और ये लास्ट वाला क्या हो गया? वाई इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। x + y नंबर हो गया फिर। तो ये x प्लस वाई आपका एंगल क्यू ही तो है, तो एंगल क्यू इक्वल टू में ऐसा नहीं है। आ गया। जरा देख लेना दोबारा, ठीक है, जा सकता है। थैंक यू।